हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th में जो हमारा साइंस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसमें हमने लास्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की थी और उसको हमने बहुत डिटेल में अच्छी तरह से समझ लिया था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। बेसिकली फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर होती है और फीमेल बॉडी के अंदर हमने पढ़ा था कि 2 ओवरीज होती हैं। ओवरीज हर महीने एक एग रिलीज करती है, एक ओवरी, और एग की किसके साथ फर्टिलाइजेशन होनी होती है, स्पर्म सेल के साथ जो मेल बॉडी से एंटर करता है फीमेल बॉडी में। तो वहाँ पे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। तो ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक, वो क्या है? तो आज का टॉपिक है बेटा, व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। तो इस टॉपिक को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता। देखो, जब एग फर्टिलाइज हो गया तो फिर तो कंसेप्ट बड़ा सिंपल है कि एग की फर्टिलाइजेशन होगी, जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया था कि एग की अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट स्टार्ट डिवाइडिंग टू फॉर्म walls of the cell or embryo. The embryo is implanted in the lining of the uterus where they continue to grow and develop organs to become fetus. ये हमने पढ़ लिया था। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इसके ऑपोजिट है बिल्कुल, कि अगर ओवरी ने एग रिलीज कर दिया, हमने ये भी पढ़ा था कि 2 ओवरीज होती हैं ना फीमेल बॉडी के अंदर, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जैसे नीचे फिगर दी हुई है, आप इस फिगर में देख पा रहे हो कि 2 ओवरीज आर प्रेजेंट। तो हर महीने एक ओवरी एक एग रिलीज करती है, ठीक है। इट मीन्स जो एग होता है वो वेट करता है स्पर्म सेल का फर्टिलाइज होने के लिए। बट इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। तो उसकी जो लाइफ होती है वो 1 दिन की होती है। सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 एग एवरी मंथ, ये लाइन मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जो ओवरी होती है वो एक एग रिलीज करती है हर मंथ। एंड यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ। और जो यूट्रस होता है वो हर महीने हर मंथ जब ओवरी एग रिलीज करती है तो यूट्रस क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ओवरी में, इस फिगर में जो आपको यहाँ पे दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो ये आपको रेडिश पोर्शन दिखाया था जिसको अभी मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो प्लेसेंटा टिश्यू भी होता है, लेकिन ये जो है दैट इज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, ठीक है। लाइनिंग ऑफ यूट्रस थिक एंड स्पॉन्जी बन जाती है सो दैट वहाँ पे वो जाइगोट को इम्प्लांटेशन उसकी हो सके और उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। लेकिन अब क्वेश्चन उल्टा है इसके, टू रिसीव द फर्टिलाइज्ड एग, ये हमने पढ़ लिया था, इट्स लाइनिंग बिकम्स थिक एंड स्पॉन्जी। किसकी लाइनिंग? यूट्रस की। यूट्रस की लाइनिंग क्या हो जाती है? थिक एंड स्पॉन्जी। दिस वुड बी रिक्वायर्ड फॉर न्यूरिशिंग द एम्ब्रियो इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस। कि अगर फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, तो उसके लिए ये सारा प्रोसेस होता है डियर स्टूडेंट्स, ये आपने याद रखना है। लेकिन हमारा तो जो आंसर है अभी वो नेक्स्ट 2-3 लाइंस में है। हमारा आंसर तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अब मैं जिसको रेड कलर से मार्क कर रहा हूँ, हमारा तो ये आंसर है। नाउ हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। कि अगर एग की फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ऐसी लाइनिंग की यूट्रस में ज़रूरत नहीं है। सो द लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स, धीरे धीरे फिर वो लाइनिंग क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। मीन्स इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड देन लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स एंड कम्स आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस, और ब्लड की फॉर्म में वो वजाइना से फीमेल बॉडी में वजाइना से वो बाहर आती है। दिस साइकिल टेक्स प्लेस रफली एवरी मंथ। और ये साइकिल जो होता है वो हर मंथ होता है एंड इज नोन एज मेंस्ट्रुएशन। इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। और इसका जो पीरियड होता है इट यूजुअली 2 to 8 डेज। फीमेल बॉडी के अंदर इसका जो पीरियड होता है एवरी मंथ वो होता है 2 दिन से लेके 8 दिन तक। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में भी आया हुआ है फाइनल, और ये अपने आप में ये क्वेश्चन की एक स्टेटमेंट ही बन गई, व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बच्चों, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने के बाद जो हमारा ये चैप्टर है दैट विल बी कंप्लीटेड। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आई होप कि आप सभी बच्चों को सारा जो चैप्टर है वो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, इसके ऊपर भी
आप ये मान के चलो कि 100% एक क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिगार्डिंग, वो हम पढ़ते हैं। एज वी हैव सीन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल। ये आपको पता है कि जो सेक्सुअल मैच्योरेशन आती है, सेक्स ऑर्गन्स का डेवलप होना, हार्मोन्स का सक्रीट होना, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लो एंड स्टडी प्रोसेस है, एंड टेक्स प्लेस वाइल जर्नल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। और हमारी जो जर्नल बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है उसके साथ साथ ही ये प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन। देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन that the body or the mind is ready for the sexual acts or for having and bringing up children। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बड़ा सिंपल कि अगर किसी पर्सन की बॉडी में थोड़ी बहुत सेक्सुअल मैच्योरेशन आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब उसकी बॉडी या उसका माइंड सेक्सुअल एक्ट्स के लिए रेडी है। जहाँ जैसे हम कहते हैं कि फीमेल जो है वो चाइल्ड को बर्थ दे सकती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसकी बॉडी में थोड़ी सी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई तो वो फीमेल बॉडी बच्चे को जन्म दे सकती है और जो मेल एंड फीमेल है वो इंटरकोर्स कर सकते हैं। हाउ डू वी डिसाइड इफ़ द बॉडी और द माइंड इज़ रेडी फॉर दिस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो फिर हमें ये कैसे डिसाइड करना होगा कि हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है वो इस मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रेडी है या नहीं है। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स। हमारे ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स होते हैं अबाउट दीज इश्यूज। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड्स की तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर हो सकता है फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़ वेदर वी रियली वांट टू और नॉट। सोसाइटी का बहुत प्रेशर होता है, पेरेंट्स का प्रेशर हो जाता है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। फैमिलीज की तरफ से प्रेशर आ जाता है, मैरिज के लिए भी प्रेशर आ जाता है और चाइल्ड के बर्थ के लिए भी प्रेशर आ जाता है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बिकम वेरी डिफिकल्ट। तो एक पर्सन के लिए अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को समझना, देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत तरह के प्रेशर्स आने लगते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द एज। सो we must also consider the possible health consequences of having sex. We have discussed in class 9th that क्या डिस्कस किया था हमने? that diseases can be transmitted from person to person in variety of ways. Why do we fall ill चैप्टर आपने 9th क्लास में पढ़ा था, उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो डिजीज़ेज होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे एंटर करती हैं। वो वायरल डिजीज़ेज भी हो सकती हैं, वो बैक्टीरियल डिजीज़ेज भी हो सकती हैं। ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा देखो, सिंस द सेक्सुअल एक्ट इज़ अ वेरी इंटीमेट कनेक्शन ऑफ बॉडीज इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ेज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होता है वो बेसिकली टू बॉडीज़ का एक दूसरे के साथ एक फिजिकल कनेक्शन है। सो वहाँ से भी काफ़ी तरह की जो बीमारी है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में वो ईजिली ट्रांसफ़र हो सकती है। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस सच एज गोनोरिया एंड सिफिलिस, और सिफिलिस बोल देते हैं इसको। ओके, तो इस तरह की जो डिजीज़ेज़ हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, गोनोरिया एंड सिफिलिस, एंड वायरल इन्फेक्शंस सच एज वॉट्स एंड HIV एड्स। तो ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। वायरल इन्फेक्शंस, वॉट्स एंड HIV एड्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कौन सी होगी? गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो मैं इसको मार्क कर रहा हूँ बच्चों, आप भी ने इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, क्योंकि पेपर में कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि STD। अब देखो STD क्या होती है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इसको हम बोलते हैं STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस में ही हम ये पढ़ रहे हैं कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं और हमें वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उसमें क्या क्या आता है? गोनोरिया आता है, सिफिलिस आता है। वायरल इन्फेक्शन में क्या क्या आता है? वॉट्स आता है एंड HIV एड्स आता है। ओके, इज इट पॉसिबल टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ सच डिजीजेस?
क्या ऐसी डिजीजेस को रोका जा सकता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट? ऑफ कोर्स यस, इसको रोका जा सकता है, क्योंकि कुछ फिजिकल मेथड्स, कुछ केमिकल मेथड्स ऐसे होते हैं जिनसे ऐसी डिजीजेस से, एसटीडीज, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचा जा सकता है. यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड ए कॉन्डम फॉर द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्स हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट. तो एक कवरिंग है मेल बॉडी के अंदर, पेनिस के ऊपर कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्स. ओके, तो इससे क्या होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं इनसे बचा जा सकता है कुछ एक्सटेंट तक. द सेक्सुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ ए पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी. ओके, जो प्रेगनेंसी है बेसिकली दैट इज ड्यू टू सेक्सुअल एक्ट. सेक्सुअल एक्ट की वजह से ही प्रेगनेंसी होती है. प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी. अब देखो, जो प्रेगनेंसी है वो मदर बॉडी के अंदर होती है, तो मदर बॉडी जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर काफ़ी तरह की चेंजेस आती हैं. उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी तरह की मैच्योरिटी होनी चाहिए, उसकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर डेवलप हो जाने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होगा, सही मेथड से होगा. अदरवाइज फीमेल बॉडी को कुछ तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. एंड द माइंड ऑफ द वुमेन, एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, हर हेल्थ विल बी एडवर्सली इफेक्टेड. तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर फीमेल बॉडी का माइंड और उसकी बॉडी दोनों या कोई एक इस काम के लिए मेंटली प्रिपेयर वो नहीं है, तो उसकी जो हेल्थ है इसके ऊपर पुअर इफेक्ट पड़ेगा. देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज्ड टू अवॉइड प्रेगनेंसी. तो प्रेगनेंसी को रोकने के भी बहुत से मेथड्स हैं. इफ़ शी डोंट वांट प्रेगनेंसी तो उसको भी रोका जा सकता है. दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहा जाता है इसको. तो ये नाम आपने याद रखना है, पेपर में यही आता है कि राइट 2 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, राइट 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं. दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज. तो इसकी अलग अलग कैटेगरीज बनी हुई हैं, वो हम देखते हैं क्या है. वन कैटेगरी इज द क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर. एक कैटेगरी क्या होगी, क्रिएशन ऑफ द मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग. सो दैट जो स्पर्म है वो एग तक पहुंच ही ना सके. जैसे ऊपर भी आपने बात की थी कॉन्डम की. यूजिंग ए कवरिंग ऑन द पेनिस ऑफ कॉन्डम, दैट इज अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग. ओके, मीन स्पर्म जो है वो एग तक रीच ना कर सके. तो यहाँ पे लिखा भी हुआ, आप रीड कर सकते हो, कॉन्डम्स ऑन द पेनिस और सिमिलर कवरिंग वॉर्न इन द वजाइना कैन सर्व दिस पर्पज. तो इस लाइन को आप नोट कर सकते हो, समझ सकते हो. ओके, अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट्स बाय चेंजिंग द हार्मोनल बैलेंस. क्या होता है कि हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं मेडिसिन की हेल्प से, सो दैट एग्स आर नॉट रिलीज्ड एंड फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर. तो ये क्या हो गया बच्चों, ये दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो गया, by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur. Okay, these drugs commonly need to be taken orally as pills. इन drugs को generally क्या कहा जाता है, pills कहा जाता है. However, since they change hormonal balance, they can cause side effects too. अब इनके side effect भी हो सकते हैं बॉडी के अंदर. इस चीज़ को भी आपने समझ लेना है, क्योंकि जब हम कोई एक्सटर्नल मेडिसिन लेंगे तो उसका हमारी बॉडी के अंदर अगर वो हमारी बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को डिस्ट्रॉय करेगी या उसको डिस्टर्ब करेगी, तो उसका हमारी बॉडी के ऊपर साइड इफेक्ट होगा. इवन हम बात कर रहे हैं फीमेल बॉडी की. अदर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस सच एज द लूप और द कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. तो कॉपर टी और लूप कुछ ऐसे डिवाइसेस होती हैं जिसको यूट्रस के अंदर रख दिया जाता है, ये भी प्रेगनेंसी को रोकती हैं. अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस. ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि चाहे आप कोई केमिकल मेथड यूज़ कर रहे हो, चाहे आप फिजिकल मेथड यूज़ कर रहे हो, सभी के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी के अंदर. ओके, जैसे इन्होंने कहा कि कॉपर टी और लूप इसको यूट्रस में प्लेस कर दो, तो इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बिकॉज इससे किसी तरह की इन्फेक्शन हो सकती है यूट्रस के अंदर. इफ द बास डिफॉर्म्स, अब देखो आपको बताया गया था कि जो बास डिफॉर्म होती है वो एक ट्यूब होती है जो स्पर्म को कैरी करती है टेस्टिस से लेके सेमिनल वेसिकल्स तक. सो इफ द बास डिफॉर्म इन द मेल्स इज ब्लॉक्ड
उसको अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, द स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड, तो स्पर्म के ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है। वो हमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर बास डिफॉर्म कोई सर्जरी कर दी जाए मेल बॉडी की, मेल बॉडी में जो अच्छे सर्जन हैं वो बास डिफॉर्म को ही ब्लॉक कर देंगे तो स्पर्म ट्रांसफ़र को रोका जा सकता है। इफ द फ्लोपियन ट्यूब, फीमेल बॉडी के अंदर एग को कौन रिलीज करता है? फ्लोपियन ट्यूब। सो इफ फ्लोपियन ट्यूब इन द फीमेल इज ब्लॉक्ड द एग विल नॉट बी एबल टू रीच द यूट्रस, तो जो एग है वो यूट्रस तक नहीं पहुंचेगा क्योंकि उसको रास्ते में ब्लॉक कर दिया गया। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। तो इस चीज़ को आपने समझ लेना है बच्चों अच्छी तरह से कि अगर वास डिफॉर्म को ब्लॉक कर दिया जाए मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में फ्लोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर दिया जाए, दोनों में से कोई एक भी कर सकते हैं। ओके, तो दोनों में क्या हो जाएगा, जो प्रेगनेंसी है उसको अवॉइड किया जा सकता है। फिर इन्होंने आगे क्या लिखा है इसको हम ध्यान से देखते हैं। इन बोथ केसेस फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज टू क्रिएट सच ब्लॉक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सर्जिकल मेथड्स होते हैं ये, ठीक है। अच्छे जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हीं से ये मेथड्स मतलब ये सर्जरी होनी चाहिए, अदरवाइज इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। वाइल सर्जिकल मेथड्स आर सेफ इन लॉन्ग रन, ठीक है, ये सेफ मेथड्स हैं। सर्जरी इटसेल्फ कैन कॉज इन्फेक्शन एंड अदर प्रॉब्लम्स इफ नॉट परफॉर्म्ड प्रॉपरली। तो वो आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि जो सर्जरी होती है इससे भी कई तरह की इन्फेक्शन या कई तरह की प्रॉब्लम्स होने का डर रहता है अगर ये प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होती। सो सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो आपको ये भी चीज़ समझनी होगी कि बाय चांस प्रेगनेंसी हो जाती है तो जो सर्जरी है उससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को रिमूव कर दिया जाता है। दिस मे बी मिसयूज्ड बाय पीपल who do not want a particular child as happens in illegal sex selective abortion of female fetuses। अब इस चीज़ को आपने समझ लेना है। अब देखो कई बार क्या होता है कि फीमेल चाइल्ड होता है, तो अगर फीमेल चाइल्ड है तो फीमेल को कंपेल किया जाता है अबॉर्शन के लिए, तो क्योंकि वो फैमिली ये चाहती है कि हमें गर्ल चाइल्ड नहीं चाहिए, तो बाय सर्जरी मेथड तो उस जो प्रेगनेंसी थी फीमेल बॉडी के अंदर वो जाइगोट जब वो एम्ब्रियो फॉर्म हो चुका था उसको रिमूव कर दिया जाता है। फॉर ए हेल्दी सोसाइटी, अब वो आगे ये बता रहे हैं आपको, फॉर ए हेल्दी सोसाइटी द फीमेल मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन। अच्छी सोसाइटी तब होगी, हार्मोनी तब होगी जब मेल एंड फीमेल रेशो को मेंटेन किया जाएगा। जितने मेल होंगे उतने ही फीमेल होने चाहिए, लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं है, मेल ज़्यादा है और फीमेल कम है। बिकॉज ऑफ रेकलेस female feticides, child sex ratio is declining at the alarming rate in some sections of the society। इनकी वजह से क्या होता है, चाइल्ड सेक्स रेशो, फीमेल फिटिसाइड जो होते हैं उनकी वजह से, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती हैं, हार्मोनी कम रहती है, खुशहाल कम है हमारी सोसाइटी। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, ऑल्दो प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अब तो ये बैन हो चुका है कि सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो सकती कि फीमेल बॉडी के अंदर मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, इसको बर्थ से पहले चेक नहीं किया जा सकता। वी हैव नोटेड अर्लियर दैट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज द पॉपुलेशन। ये हम पढ़ चुके हैं कि रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं। द रेट्स ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमाइन इट्स साइज। अगर रेट बर्थ ज़्यादा होगी, डेथ कम होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। अगर बर्थ कम होगा, डेथ ज़्यादा होगी तो पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, मतलब धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाएगी। द साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज फॉर कंसर्न फॉर मैनी पीपल। दिस इज बिकॉज एन एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन मेक्स इट हार्डर टू इम्प्रूव एवरीबॉडी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। कि जो पॉपुलेशन है वो डे टू डे इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव करने में भी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उतनी, आप ये कह सकते हो कि पॉवर्टी ज़्यादा होगी, उतनी और तरह की सोसाइटी में प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। हाउएवर इफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज़ द मेन रीज़न फॉर पुअर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग फॉर मैनी पीपल। वो कहते हैं कि अगर इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी is the main reason for poor standards of living for many people, the size of population is relatively unimportant।
ठीक है। वो कहते हैं कि साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए कि अगर मेल ज़्यादा है फीमेल बहुत कम है, ठीक है। सो इफ़ वी लुक अराउंड अस व्हाट कैन वी आइडेंटिफाई एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर पुअर लिविंग स्टैंडर्ड्स, तो दोनों ही आ गए इसमें, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एज वेल एज इनइक्वालिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल। तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये पॉइंट जरूर रीड कर लिया करो, व्हाट यू हैव लर्नड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, व्हाट यू हैव लर्नड वाले ये पॉइंट्स जो हैं इनको अच्छी तरह से रीड कर लिया करो, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है। और जो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं ब्लूप्रिंट और बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, आपको पता है कि वो आपने करने ही होते हैं। इसके साथ जो हमारा रिप्रोडक्शन चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। थैंक यू वेरी मच।